From surrender Modi to China has taken our land to Manmohan Singh on national security. Giving his advice to Narendra Modi, the Vadra Congress has left no stone unturned to demoralize the forces. They have seemed to have forgotten the line between political criticism and opposition's job to raising a question on the army and the defense forces themselves. That's not all. Congress and its leaders, its first family, especially the Gandhis, are also under severe pressure because of their 2008 pact with Xi Jinping and the CCP that has drawn a lot of flack. In fact, there are several that have now asked for more details on this pact and for it to be looked at from a perspective of national security. Is Rahul Gandhi, and because of him, the entire Congress party, continuing to adopt a pro-China line? That's the big question. Remember, he has tweeted once again, after a series of tweets over the last few days, once again declaring that China has taken our land. Now, that's the statement that Rahul Gandhi, a parliamentarian, continues to make, despite the fact that the army and the Indian government, Prime Minister himself, has clarified issues, and of course, everyone in the all-party meet, barring the Congress, was satisfied with the details that have been provided and have stood with the government. Then what is the insistence that Rahul Gandhi one tries to present alternate facts without giving any proof, and secondly, has forgotten that India needs to stand united against a common external enemy right now and send a very strong message. Play. Remember, Manmohan Singh also earlier has gone on to say that Prime Minister Narendra Modi should be careful that his words cannot be used by China to defend its position. Listen into some political reactions that we've received on the same. देखिए, मुझे लगता है कि इस परिवार को अपने 50 साल के इस पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में डाल देना चाहिए। जब तक इस 50 साल के अपने पप्पू को ये परिवार पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश नहीं दिलाएगा, तब तक इसी तरह से सामंती सुरूर और लंपटी लफाजी दूर नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, शालीनता क्या है और देश में क्या हो रहा है, अभी भी उससे अनजान है, हवा हवाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और हवा हवाई बातों के आधार पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ये देश की कभी वो सुरक्षा पर जो है सवाल खड़े कर देंगे, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े कर देंगे, फिर देश के जो है वो नेतृत्व पे सवाल खड़े कर देंगे। तो ये इस तरह की ये कोई सामान्य सा भारतीय संस्कृति और संस्कार से सराबोर व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल ज़मीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। आप सुबह से शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे भैया, एक सामान्य सा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप सामान्य सा जो है शिष्टाचार हो, तो इस तरह की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है वो आज तक देश के जो संस्कृति है और देश का जो सियासी इतिहास है उसमें ये नहीं देखा गया है। इसलिए इस तरह के जो सामंती सुरूर में चकनाचूर और लंपट लफाजी है, इस लंपट लफाजी को जो है वो सबक सिखाने का वक्त आ गया है और परिवार को खुद दिखाना चाहिए, नहीं तो जो दिन ब दिन उसका भंटाधार कर रहा है और करेंगे। आपने भी देखिए, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान चाइना का मीडिया, चाइना का पूरा तंत्र चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके चला रहा है और क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि गलवान घाटी पे जो चीन का दावा है वो सही है और भारत ने अपना दावा छोड़ दिया है। इस तरह से प्रधानमंत्री के बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका मतलब जो भाषा चीन बोल रहा है वो भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो भाषा चीन बोल रहा है वो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा भाजपा के प्रवक्ता हर चैनल पे बोल रहे हैं।
भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? हमारी किसी जमीन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। तो क्या आपने गलवान घाटी पे अपना दावा छोड़ दिया? भाई, अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो 2 महीने से वार्ता क्यों चल रही है? राजनयिक स्तर की वार्ता, सैन्य स्तर की वार्ता, सेना के अधिकारियों के बीच वार्ता क्यों चल रही है? और तो सब कुछ छोड़ दीजिए, हमारे 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए। भारत माता की धरती से चीनियों को खदेड़ने के लिए उन 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी, और आप उनकी शहादत को अपमानित कर रहे हैं ये कह के कि चीन ने हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया। तो पहले तो भारत की सरकार इस बात को स्वीकार करे कि चीन हमारे देश के हिस्से में, हमारी सीमा के हिस्से में घुसकर आया है और हम उसको खदेड़ेंगे, हम उसको भगाएंगे, हम अपने 20 जवानों की शहादत का बदला लेंगे। बजाय इसके आप वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है, और इतना झूठ बोलते हैं आप कहते हैं, पहले कहते हैं 3 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 20 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 10 जवान हमने उनसे छुड़वाए, फिर कहते हैं नहीं साहब हमने उनसे कोई जवान नहीं छुड़वाए। फिर सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल बीके सिंह साहब बताते हैं कि हमने उनके जवानों को छोड़ा, उन्होंने हमारे जवानों को छोड़ा। तो देश सच जानना चाहता है, उससे आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस दबाव में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, मेरा मानना है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते 10 वर्ष जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक उनकी विज्ञप्ति में अगर देखिए तो साफ तौर पे संदेश है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर आप टाइमलाइन एनालाइज करें, टाइमलाइन मैसेजेस, चाहे MEA का, डिफेंस मिनिस्ट्री का और सब्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसमें बहुत विरोधाभास है। और आज ही कई अखबारों ने एक खबर छापी है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बहुत तनावपूर्ण है, मैं दोनों से बात करूंगा। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में, और ये हमेशा हमारा मानना है कि ऑप्टिकल इल्यूज़न पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको तमाम चीज़ों को समेटते हुए ऐतिहासिकता का समकालीन संदर्भ और उसके आधार पर, ख़ास तौर पर जो मैं चाइना के बरक्स में समझता हूँ, अगर आप सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनको राष्ट्रद्रोही करार देंगे तो ये आप राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र 1, 2, 5 साल, 10 साल की चीज़ नहीं होती है, निरंतरता में है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका संदेश है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का। Let's also go across to my colleague Shravan Sen, also joining us. Shravan, one really has to wonder exactly who is advising Rahul Gandhi, because despite the Prime Minister's statement making it clear that currently there is no illegal occupation on our side of the LAC by the Chinese, he continues to just, make these outlandish statements that China has taken our land. Provocative to say the least, and that too coming from a parliamentarian. It almost seems that the Congress party itself is quite embarrassed. They don't know exactly how to control Rahul Gandhi and his social media antics anymore. Well, Shivani, here are the facts. Now, as far as what really transpired on 15th June, and more importantly, thereafter, the commentary that took place. Now, important to point out here, one, there was no incursion. There was a transgression attempt that was made at Galwan, which was thwarted well by the Indian Army to begin with. Now, the reason why many people have raised this question, if there was no land that was occupied, why the disengagement in the first place? Now, very important to point out here is that there is a perceived line of actual control. Important to point out here, time and again, the Chinese have tried to carry on with their transgressions, which is certainly not new. If you look at the statistics between 2016 and 2018, there have been over 1,000 attempts of transgression by the Chinese PLA troops, and that has happened time and again, especially during the spring. Once the snow melts, there is always that attempt that is made. What is so different this time? Yes, the number, the build-up that we are looking at from the Chinese side has significantly gone up.
areas which has turned out to become troublesome is Pangyong So Finger 4 area, where the build-up is even more than what is expected. So yes, there is a problem that is being tried to be resolved by the government in the first place. But when the commentary in the country is like, why did the army not open fire? Why was there no artillery deployed? This only goes on to indicate that they are devoid of any fact. They are not aware of what was really happening on the ground. Why did the army not open fire? When this question was asked by certain political parties, they forgot to make a mention that in 1996 there was an agreement that was in place. Secondly, why was artillery not deployed? They need to understand the topography. Only when artillery can be deployed, only when there is an open space. If there at that point in time artillery would have been deployed in those narrow gorges, you would have ended up actually injuring your own soldiers. So there is no question of artillery being deployed. So all of this essentially goes on to indicate that political leaders are not aware of what really happens within the military, and when they're not aware, they should perhaps not make such comments, because this comments only goes on to help the adversary. This is exactly the problem. Be it when the Balakot strikes actually took place, you saw the political commentary at that point in time raising questions which was perhaps then being utilized by Pakistan. The same goes here. In this particular case, you've seen Chinese psyops being continuously looking at what political leaders have been saying, how political leaders have been targeting the Prime Minister. At this point of time, perhaps the only requirement is that the entire country basically stands together, unites. Of course, you can ask questions of the government as to what they are essentially doing, and that's the reason why there was an all-party meeting that took place. But remember, even as far as the all-party meeting is concerned, what really transpired after that all-party meeting was there was a deliberate attempt that was made to give a twist to the entire statement that was given by the Prime Minister itself. That only goes on to reflect the mindset of political parties, especially when it comes to national security.